ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र है वी गार्ड का वोल्टिनो ग्रैंड डीजी और इसकी 2 इयर्स की वारंटी है। 4 एम्पियर वाला ये मॉडल है। पहले आपको जल्दी से बॉक्स के आसपास दिखा देता हूँ। MRP इसका ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का है। 4 एम्पियर वी गार्ड मेड इन इंडिया और ये इसकी कंपनी की हिस्ट्री। ये स्पाइक प्रोटेक्शन है, इसमें हाई और लो वोल्टेज कट ऑफ है। इनके ज़्यादा ही हाई हो जाती है, ज़्यादा लो हो जाती है। ये करंट ऑफ कर देगा आपकी डिवाइसेस को बचाने के लिए। ये तो डिस्प्ले हो गया और इसके अंदर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है। ये क्या होता है, इन केस ये ज़्यादा इस पर आप लोड डालते हो, ये ज़्यादा गर्म होने लगती है कॉइल, तो कॉइल जलेगी नहीं, वो इसको बचा लेगा ओवर हीट करने से। इसके अंदर बेसिकली एक सेंसर टाइप होता है कॉइल के अंदर। तो चलिए फाइनली इसे अनबॉक्स करते हैं। क्विक अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही ली और ये इसके साथ इंस्ट्रक्शंस मैनुअल मिलता है आपको। जो मॉडल मैंने लिया है ये वोल्टिनो ग्रैंड डिजी है। डिजी प्लस में आपको डबल डिस्प्ले मिलता है, डिजी में आपको सिंगल डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर जो ग्रैंड है उसमें कोई डिस्प्ले नहीं होता। तो ऐसे ही ये अलग अलग इन्होंने फीचर्स बना रखे। 2.25 एम्पियर्स के ये अलग मॉडल है, 3 का अलग है, ये वाला 4 का है। तो ये सब चीज़ आप लगा सकते हैं। टीवी का इसमें साइज़ दिया है और एक होम थिएटर सिस्टम ये सब। और ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो स्टेबलाइज़र है इसमें CRT मॉनिटर आपको नहीं लगाना है। तो अगर पुराने टाइम का आपके पास टीवी है वो आप इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजली लेता था। LCD ही इसमें चलेगा, LED LCD। और ये वोल्टेज के लिए दिया है। टाइम डिले फंक्शन पॉज करके आप सब पढ़ सकते हैं। स्टेबलाइजर के लिए वॉल माउंटिंग है क्योंकि आप इसे रख नहीं सकते, आपको कंपल्सरीली वॉल पे ड्रिल करके लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी मार्किंग्स है, इस वाले मॉडल के लिए इतनी चौड़ा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का ये बना हुआ है। लुक बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी। एक एवरेज स्टेबलाइजर की जो लुक होती है बोरिंग सी, वैसी नहीं है। बैक साइड पे आप ये देख सकते हैं, सब इसकी डिटेल्स हैं। तो इस तरह का लगता है। इसके साथ ये फ्यूज़ भी आता है, वायर पे टेप्ड होता है। तो ये 6.3 एम्पियर का फ्यूज़ है, 250 वोल्ट्स। तो थोड़ा सा ओवर ही देती है कंपनी और ये अच्छा तरीका है। फ्यूज़ हमेशा थोड़ा सा ओवर मिलेगा आपको। 6 एम्प्स ज़रूरी है। 4 एम्प्स का स्टेबलाइज़र है तो थोड़ा बहुत तो मार्जिन होता है। ये इसके आउटपुट के लिए जो सॉकेट दिया है, एक 3 पिन है और 2 2 पिन है। तो कई लोगों को ये शिकायत रहती है इसमें कि इनका आपस में स्पेस काफ़ी कम है, तो 2 सॉकेट आप नहीं लगा पाएंगे। मैं अपने कनेक्ट करके देखता हूँ कि मेरे लगेंगे इस पर कि नहीं। ओवरऑल आउटलुक तो मैंने आपको दिखा ही दिए। यहाँ इसका डिस्प्ले आता है। तो चलिए पहले इसको वॉल पे माउंट कर लेते हैं। जब भी आप स्टेबलाइज़र लें थोड़ा बहुत इसको हिला के देख लें। इनके शिपिंग का कोई डैमेज हो, अंदर कुछ भी अगर लूज़ बच रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए ताकि आप इसको सही टाइम पे रिटर्न कर पाए। अंदर इसमें कुछ भी नहीं बचता है, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए सब कुछ। एक लेवल की मदद से वॉल पे निशान डाल लेंगे ताकि दोनों छेद इक्वल हाइट के हो। और फिर इसके साथ जो पेपर दिया है उसकी मदद से चौड़ाई नाप लेंगे। बॉश की ड्रिल मशीन है मेरे पास, इसकी मदद से इसके छेद कर लेंगे। स्टेबलाइज़र के साथ इस तरह के वॉल प्लग्स भी दिए तो आप वही लगा सकते हैं। जो मेरे पास रखे थे मैं वो लगा रहा हूँ।
और फिर इसके साथ दिए गए स्क्रूज़ को भी कस लेंगे। हाथ से कसने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो मेरे पास तपारे की ड्रिल के लिए स्क्रू ड्राइवर बिट है, तो उससे कस लूँगा मैं। फाइनल एडजस्टमेंट्स के लिए पेचकस से ही करना पड़ेगा, ताकि ये जो स्टेबलाइज़र है एकदम टाइटली टंगे, थोड़ा बहुत भी लूज़ ना हो। इसको अच्छे से टांगेंगे। टांगते वक्त इसका ध्यान रखें कि बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि काफ़ी वेट है इसमें। अगर गिर गया तो बहुत सीरियसली डैमेज हो सकता है। स्टेबलाइज़र में कोई भी स्विच नहीं दिया गया ऑन ऑफ के लिए, तो मैं एक अलग से स्विच बोर्ड लगा लूँगा। इसके लिए ऑलरेडी छेद कर लिए और उसमें वॉल प्लग्स लगा के तैयार कर लिया, जिसमें पेच कस लेंगे। अभी तपारिया की 4 इंचेस वाली जो आती है स्क्रू ड्राइवर बिट, वो यूज़ कर रहा हूँ, फिलिप्स हेड वाली। इस स्विच बोर्ड को देख के आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 2 वायर्स क्यों यूज़ करी 2 सॉकेट्स के लिए, एक वायर को ही लेके कॉमन क्यों नहीं करा। वीडियो देखते रहिए, इसका जवाब भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। इस तरह के बोर्ड्स आपको मार्केट से मिल जाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है 200 रुपये का दिया था दुकानदार ने बोर्ड मुझे। अब इस स्विच बोर्ड के प्लग्स लगा देते हैं सर्ज प्रोटेक्टर में। मोबाइल चार्जर, वाईफाई राउटर और टेबल लैंप के जो प्लग्स हैं डायरेक्टली ही सर्ज प्रोटेक्टर में लगा दूंगा, बिना किसी स्टेबलाइज़र के। इसका कारण मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। ये यूपीएस का प्लग है, तो यूपीएस का स्टेबलाइज़र में लगाऊंगा मैं, क्योंकि जो कंप्यूटर यूपीएस होता है इसे बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, वोल्टेज स्टेबलाइज नहीं करता। ये वाला होम थिएटर का प्लग है, थोड़ा सा बड़ा है नॉर्मल के मुकाबले, लेकिन ईजिली आ जाएगा इसमें। और ये वाला प्लग होम थिएटर के कूलिंग फैंस का जो अडेप्टर है उसके लिए है, ये भी लग गया इजीली इसमें। एटलीस्ट तीनों प्लग्स इस वोल्टेज स्टेबलाइज़र में लग गए, मुझे दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ, अगर आपके प्लग्स बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बहुत सारा एफर्ट लगा भाई, काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसे लगाने में। तो इसको वॉल पे मैंने माउंट कर लिया है। वॉल अभी जो देख रहे हो आप थोड़ी सी झड़ी हुई है, पड़ोसी की तरफ से सीलन आई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ओवरऑल जितने नीटली हो सकता था मैंने इसको लगा लिया है। तो सिस्टम में आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको रखा है और किस तरीके से मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। जो मेन पावर सप्लाई है इस बेल्किन के सर्ज प्रोटेक्टर में आती है, ये मेन स्विच है एक तरह से, और इससे 2 सप्लाई लिए 2 प्लग से। इन केस अगर इन दोनों में से किसी में भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो अगर आप इसी के अंदर से कॉमन ले लेंगे एक वायर में, तो होगा क्या, जो उसका सारा एक्सेस करंट है वो दूसरे अप्लायंस पे जाके उसे डैमेज करेगा और ये सर्ज प्रोटेक्टर अपना काम नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या करा है, एक प्लग का जो करंट है एक वायर लेके इस तरफ इसमें लगा दिया है और दूसरे का भी इसमें दूसरे में लगा दिया। तो ये सर्ज प्रोटेक्टर का ही एक तरह से एक्सटेंशन हो गया। और इन केस अगर शॉर्ट सर्किट होता है, वो आपस में दूसरे अप्लायंस पे करंट भेजने के बजाय सबसे पहले इसमें भेजेगा। जैसे कि सर्ज प्रोटेक्टर काम करता है आपको पता होगा, एक में अगर शॉर्ट होता है तो दूसरे में नहीं आने देता। तो वही ये चीज़ मैंने करी है, इसीलिए ये 2 वायर्स निकल रही है इस एक्सटेंशन से। ये सस्ता जुगाड़ मैंने करा है। लेने को एक और मैं सर्ज प्रोटेक्टर ले सकता था, 3 वाला आता है 1000 रुपये का अप्रॉक्स, बेल्किन का ही। ये वाला 6 वाला है। लेकिन दोस्तों उससे ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि मुझे 2 स्विचेस अलग अलग चाहिए थे। तो एक ये स्टेबलाइज़र का है और दूसरा वाला लेज़र प्रिंटर का है। तो इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करा है मैंने। तो जो चीज़ें मैंने डायरेक्ट इंस्टॉल करी हैं, एक तो ये मोबाइल चार्जर है, ये वाईफाई राउटर का अडेप्टर है और एक लेज़र प्रिंटर का स्विच ऑन ऑफ का रखा है। तो ये वाईफाई और मोबाइल चार्जर हमेशा ऑन रहता है, तो इसलिए इसको मैंने बिल्कुल डायरेक्टली यहीं पर लगा दिया है। अब इसको ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने करंट दे दिया, ये पीछे से वोल्टेज आ रही है और आउटपुट ये दे रहा है 234। तो ये बिल्कुल सही दे रहा है। मैंने मल्टीमीटर से भी इसकी वोल्टेज चेक कर ली है, इनपुट आउटपुट दोनों की, और बिल्कुल एक्यूरेट है इसका जो ये मीटर है। और इस यूपीएस में से 2 ही डिवाइसेस प्लग्ड इन है, एक कंप्यूटर और एक मॉनिटर, क्योंकि पावर बैकअप मुझे उसी के लिए चाहिए होता है। इसका फ्यूज़ इसकी बैक साइड पे है, तो इनकेस अगर आपका फ्यूज़ ब्लो करा है तो इसको उतार के आपको पीछे छोटा सा जो मैंने आपको दिखाया था वो खोल के बदलना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर वो ब्लो नहीं करेगा। 4 एमपी से ज़्यादा आप लोड इस पर नहीं डालो तो अच्छा है। तो अगर आपके पास कोई भी एलईडी टीवी है अप टू 80 इंचेस तक का, कंपनी ने क्लेम करा है कि ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र उसको संभाल लेगा और एक होम थिएटर आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं।
बाकी एक आध और एक्सेसरी हो गई जैसे डिश टीवी के लिए। तो इसमें 3 पॉइंट्स दिए आपके, वो उस तरीके से काम आ सकते हैं। मेरे केस में जो मेरे पास चीज़ें थी वो मैंने लगा ली। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये वाला क्लास डी एम्पलीफायर है, फुल डिजिटल क्लास डी एम्पलीफायर। तो इसमें होता क्या है कि जब हम इसमें कोई ऑडियो प्ले नहीं कर रहे होते तो ये अप्रॉक्स 40 वाट्स कंज्यूम करता है, और जब मैं इसको फुल वॉल्यूम पे चलाता हूँ तो ये 400-500 वाट्स आराम से कंज्यूम करता है। मैंने मल्टीमीटर से पर्सनली चेक करा है, 2 एम्पियर से ऊपर ही ये करंट लेता है। वो म्यूज़िक पे निर्भर करता है, रॉक म्यूज़िक चलाओगे तो ज़्यादा लेगा, टेक्नो चलाओगे तो थोड़ा कम लेगा, पियानो या ऑर्केस्ट्रल होगा तो और भी कम लेगा। तो ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं क्लास डी एम्पलीफायर्स, ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। सोनी का यूज़र्स मैनुअल देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ये 70 वाट्स कंज्यूम करता है, लेकिन सोनी ने ये कभी भी मेंशन नहीं करा है कि ये पीक है उसका, मतलब मैक्सिमम है। अप्रॉक्स उन्होंने 70 वाट्स दे दिया है। तो इसीलिए गलती से भी जो इस तरह का ऑडियो इक्विपमेंट है आपका, उसको आप यूपीएस में मत लगाना। यूपीएस लोड नहीं ले पाएगा, अगर ले भी लेगा तो ना ही इस डिवाइस के लिए अच्छा है और ना ही यूपीएस के लिए। तो इसलिए या तो इसको डायरेक्ट चलाओ, डायरेक्ट, लेकिन सोनी का प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वोल्टेज के लिए। तो मैंने एक स्टेबलाइज़र इसके लिए लगा लिए, तो मेनली ये स्टेबलाइज़र इसको काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को तो करेगा ही करेगा। बाकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी का तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी अभी तक मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट। जितना इन्होंने जो भी क्लेम करे हैं वो सब कर रहा है, और जो भी चीज़ें होनी चाहिए एक स्टेबलाइज़र में, लुक्स हो गई, उसकी जो सफिशेंट जो स्पेसिफिकेशन है, जितना उसे वोल्टेज लेनी चाहिए देनी चाहिए, वो सब अभी फ़िलहाल दे रहा है। और रही बात इन यूपीएसएस की, दोस्तों ये जो यूपीएसएस है सिर्फ पावर बैकअप के लिए होते हैं। इसको ऑलरेडी डीप में मैंने कवर कर रखा है अलग अलग तरीके के यूपीएसएस को। तो अगर आप ये मान के चलोगे कि यूपीएस आपके सिस्टम को बचाएगा वोल्टेज स्पाइक से या फिर ज़्यादा फ्लक्चुएशन से और वोल्टेज स्टेबलाइज करेगा, ये नहीं करेगा। इसमें सिर्फ पावर बैकअप है, और लेज़र प्रिंटर को किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। स्टेबलाइज्ड वोल्टेज मिले अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर्स को अगर आप नॉर्मल डायरेक्ट जो आपकी लाइन आ रही है ना पीछे से, उस पर कनेक्ट करोगे आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें इतना पावरफुल हीटर होता है। वो 500 वाट से 1000 वाट्स के बीच में खींचता है और काफ़ी अच्छा खासा लोड डालता है। तो ये जो स्टेबलाइज़र है उस तरह के लोड्स के लिए बिल्कुल नहीं बना है। कोई भी रेसिस्टिव लोड्स हैं जैसे कि ओवन हो गया या फिर लेज़र प्रिंटर हो गया, इस तरह की चीज़ों पे आपको स्टेबलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्टेबलाइज़र सिर्फ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और आप वी-गार्ड वालों की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। इनफैक्ट आप अमेज़ॉन पे भी देखोगे, इस कंपनी ने अलग अलग तरीके के स्टेबलाइज़र बनाए। इसके अंदर आईसी होती है, तो हर अलग तरीके का लोड होता है, उस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन करा है। तो ये वाला स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए है, जैसे कि कंप्यूटर्स, टीवी और ऑडियो एम्पलीफायर्स हो गया। तो ये चीज़ उसी के लिए सूटेबल है। अगर आपको वॉशिंग मशीन के लिए या और चीज़ों के लिए चाहिए तो उसके लिए अलग स्टेबलाइजर्स आते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों पे अलग अलग स्टेबलाइजर लगाने का उतना कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप एक स्टेबलाइजर लगा सकते हैं ऑनलाइन, और फिर बाकी अगर आपकी सेंसिटिव इक्विपमेंट है तो उसको ज़रूर बचाओ, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने कई चीज़ें डायरेक्ट कनेक्ट कर रखी है, और लेज़र प्रिंटर भी डायरेक्ट ही कनेक्ट करा है, बस उस पर स्विच दिया है क्योंकि वो काफ़ी कम टाइम चलता है। और कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि उन्होंने आज तक कोई इस तरह का स्टेबलाइज़र नहीं यूज़ करा, यूपीएस नहीं यूज़ करा, उनका सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। तो आपकी अपनी सोच है, अपना तरीका है। कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई आती है अप्रॉक्स 4000 रुपये की आती है, एटलीस्ट मेरे वाले की 4000 रुपये की है। उस वक्त ये 3500 की थी। कूलर मास्टर की पावर सप्लाई है 500 वाट की। तो इन केस अगर पावर सप्लाई ख़राब होती है तो ये बदलना फिर भी आप बदल सकते हो। लेकिन जो इस तरह के ऑडियो एम्पलीफायर्स होते हैं और इससे भी एक्सपेंसिव आते हैं, ये फिर भी 22,000 का है। जो AV रिसीवर्स होते हैं 30,000 के, सिर्फ एक अकेला रिसीवर होता है। स्पीकर्स की कॉस्ट अलग होती है, उसको रिपेयर करवाना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। और इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं रिपेयर करना इम्पॉसिबल नहीं है, ईजी है, लेकिन फिर भी कंपनी उसको रिपेयर करने के ज़्यादा पैसे मांगती है। अगर आप खुद रिपेयर कर सकते हो फिर भी हेडेक है, टाइम लगेगा। तो इसीलिए कोई इशू ना है, कोई बिना मतलब की ख़राबी ना हो, इसीलिए इस तरह के स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं। एज एन एडेड प्रिकॉशन हम इसका यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फुल प्रूफ सिस्टम है, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का अपना पर्पस है। जैसे सर्च प्रोटेक्टर का अपना पर्पस है, स्टेबलाइजर का अपना पर्पस है, यूपीएस कंप्यूटर के लिए है, ये पूरे सिस्टम के लिए है, और बाकी चीज़ें डायरेक्ट है। अब जब भी स्टेबलाइज़र को लो अपना अच्छे से लोड मेजर कर लो। टीवी के सिर्फ साइज़ से आप नहीं चलना, क्योंकि अमेज़ॉन पे साइज़ के हिसाब से इन्होंने दे रखा है। जैसे 80 इंच का टीवी का इतना है, तो हर टीवी के अलग होती है पावर कंजम्पशन। जो प्लाज्मा टीवी होते हैं उनका करंट कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
तो इसका आपका यूज़र मैनुअल में चेक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि यूज़र मैनुअल में जो ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं उसकी एक्यूरेट रीडिंग आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो ऑडियो एम्पलीफायर सबसे ज़्यादा धोखेबाज वाली मशीन होती है, ये जितना बताती है उससे ज़्यादा ही करंट कंज्यूम करती है। अब कहने को सोनी ने 70 वाट दिया है, ये लेता 400-500 वाट्स है और देता 1000 वाट्स है, क्योंकि इसकी काफ़ी पावरफुल साउंड है। तो ये जो है आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, इसके हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा। आपके पास कोई भी अगर ऑडियो एम्पलीफायर है, कोई भी AV रिसीवर है, तो वो काफ़ी अच्छी खासी बिजली लेगा। और इन केस आपने अपने ऑडियो सिस्टम में कोई अलग से पावर्ड सबवूफर लगा रखा है, तो उसके लिए आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि 200-300 वाट्स जितनी भी आपकी पावर कंजम्पशन है सबवूफर की, उसको ऐड कर लें। लेकिन मेरा वाला तो खैर ये बिल्ट इन ही है, क्योंकि होम थिएटर इन अ बॉक्स था, जो भी इन्होंने सोनी ने दिया था वही सबवूफर है। तो जो भी इन्होंने दिया था उसके हिसाब से पावर कंज्यूम करता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, इनके हिसाब ने अलग से सबवूफर्स लगाए हैं, एक सबवूफर है, 2 सबवूफर्स हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान रख लेना, क्योंकि वो भी 200-300 वाट्स कंज्यूम करते हैं और पीक हो सकती है थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो अगर आप मल्टीमीटर से मेजर कर पाएँ ज़्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा रिस्की होता है, ज़्यादा वोल्टेज होती है। अलग वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से मेजर करते हैं। जो मॉनिटर्स हो गए, टीवीज़ हो गए, उनका स्टेबल करंट रहता है, तो इसमें एक पीछे बैकलाइट होती है, कॉन्स्टेंटली ऑन रहती है, तो इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती है। बात रही कंप्यूटर की, कंप्यूटर भी नॉर्मली तो ये 200 वाट्स लेता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा हैवी ग्राफिक कार्ड्स है, इनका करंट कंजम्पशन अपने आप बढ़ जाता है उस हिसाब से। तो फ़िलहाल तो मेरा पुराने टाइम का कंप्यूटर है, पुराना बिल्ड है, तो ये अभी सही चल रहा है। और पीक पावर जो मैंने देखी है गेमिंग के वक्त, ये कंप्यूटर 250 वाट्स लेता है, मेजर कर रखा है मैंने। और मेरा मॉनिटर 22 इंच का मॉनिटर है, ये करीब लेगा मेरे ख्याल से 37 वाट्स 38 वाट्स लेता है, इसका भी मेजर्ड है। और इसका जो ये फ़ैन कंट्रोलर है बेसिकली, तो ये भी 10-15 वाट्स ले लेता है। 10-15 वाट्स तो खैर कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही ये जो वाईफाई राउटर है 10-20 वाट्स ये ले लेगा। इस प्रोडक्ट की एक और कन्फ्यूजन है लोगों को कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलता, वो ढूंढते हैं, और ना ही जो वी गार्ड की वेबसाइट है उस पर भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन मॉडल है, यानी कि ऑनलाइन ओनली ऑप्शन है, आप इसको मार्केट से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये कंपनी ने ऐसे ही बनाया है। 2 ईयर्स की इसकी वारंटी, तो ये ऑनलाइन ही मिलता है। जो पुराने प्रोडक्ट्स है उस पर 3 साल की वारंटी वी गार्ड वाले देते थे। और ये जो 4 एम्पियर वाला मॉडल है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अमेज़ोन से मुझे 3800 रुपये का मिल गया था, 3800 रुपीज़ अप्रॉक्स। तो एम्पियर्स के हिसाब से इसका प्राइस पॉइंट मुझे सही लगता है। एक इसका अगला मॉडल है जिसमें डुअल डिस्प्ले आता है और एक ऑन ऑफ का बटन होता है, ताकि आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर पाए। वो 4200 रुपीज़ का दिखा रहा है वो अमेज़ोन पे फ़िलहाल। तो उसमें कुछ खास ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल डिस्प्ले का आप 400 रुपये अगर फालतू दे रहे हो सेम एम्पियर्स के, तो उसमें कुछ खास नहीं लगता मुझे। बस इतना होना चाहिए डिस्प्ले कि हाँ आपको पता चल रहा है, और लिंक्स दे दिए, जाके आप चेक कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए तो मेरा सिस्टम प्रोटेक्ट हो गया, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। इस तरह की बारीकी बहुत समय बाद मुझे पता चली है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ।